नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर प्रिया मैम। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमपी 2025 के पीवाईक्यूज ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित वर्ष में किया था। तो कब किया था? 1912 में। तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि वेगनर के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो जितने भी आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन्होंने पैंजिया कहा था। जो आज ये जो भूखंड थे, जो मिले हुए भूखंड को उन्होंने पैंजिया कहा था, और चारों तरफ से जो पानी वाला भाग था उसको पैंथालासा कहा था, पैंथालासा। तो ये सब चीज़ें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें भी पढ़ते चलना है साथ साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्लेट जो होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेट सीमाओं को बांटा गया है। प्लेट सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है इसका 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में कौन कौन से 3 जो प्लेट्स किनारे हैं? तो पहला आपका है अभिसरण प्लेट किनारा या सीमांत किनारा। ओके, और दूसरा आपका होता है अपसरण, जब प्लेटें आपस में आसपास आती हैं। तीसरा आपका है संरक्षी प्लेटें। ओके, पैरेलल जब चलती हैं ऐसे। ओके, तो ये गतियां होती हैं प्लेटों की 3, है ना। तो ये आपको पढ़ना है, साथ साथ ये भी देखना है इससे रिलेटेड जो हैरी हेस ने जो दिया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत 1960 में। तो साथ साथ आप उस सिद्धांत को भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है, ये ज्योग्राफी का ओनली क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो इसमें है पूछा गया है 10 सहस्त्र धूम घाटी स्थित है। तो ये अलास्का में है। ओके, यूएसए आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये अलास्का लोकेटेड है, जो कि कनाडा के उत्तर पश्चिम में है, ऐसे डायरेक्शन। ओके, तो उत्तर पश्चिम में ये इसका लोकेशन है। तो आप एटलस का भी यूज करें ऑन द मैप, इसको आप देखते चलें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और मैप का नॉलेज भी आपको क्लियर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? डेविस जी का है। इन्होंने ही अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया था। ओके, चक्र सिद्धांत दिया था। डेविस का अध्ययन क्षेत्र है यूएसए के थे, और यूएसए में है कोलोराडो नदी, जो कि कोलोराडो नदी है जो जिसमें उनका अध्ययन क्षेत्र हुआ था। उन्होंने किया था नदी के बारे में, और नदी प्रक्रम में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है कि हमें पढ़ना है क्या? अपर्दन चक्र, डेविस के कॉन्सेप्ट, मॉडल्स, और साथ साथ पेंग का भी आपको पढ़ना है। ओके, तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 55 क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है कि भूस्खलन होता है, मतलब लैंडस्लाइड आखिरकार कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूस्खलन होता है ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, माउंटेन्स एरिया में, है ना। तो ये भूस्खलन होता है। तो इसको भी हम कभी जब टॉपिक डिटेल से करेंगे तो आपको हम समझाएंगे भूस्खलन। आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि भूस्खलन जो होता है अंतर्जात बलों में अगर हम देखें तो ये आकस्मिक बल है, सडन आने वाला फोर्स है। ओके, तो अगर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। तो 56 क्वेश्चन नंबर है आपका, 56 क्वेश्चन नंबर है, छत्रक शिला या गारा स्थलाकृतिक है या लैंड फॉर्म्स है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क प्रदेशों में, एरिड एरिया में, जो डेजर्ट एरिया होते हैं। ओके, डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें जो प्रक्रम काम कर रहा है वो कौन सा प्रक्रम काम कर रहा है? पवन। ओके, पवन। तो पवन से बनने वाली ये स्थलाकृति है। ओके, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे जब आगे चल के हम आगे क्लासेस लेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां और पवन द्वारा बनने वाली अपर्दनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इसको भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप क्लियर करते चलें। तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इनके ऑप्शंस को भी, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको भी एलिमिनेट करना सीखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 57 क्वेश्चन नंबर है, गॉर्ज का निर्माण होता है। तो देखो, गॉर्ज जो होता है वो नदी द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? नदी के द्वारा। ऐसा कैसा? तो जब युवावस्था में रिवर होती है ना, माउंटेन से या कहीं ग्लेशियर से आपका जो रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो रिवर फ्लो होती है, और सबसे पहले वो युवावस्था में होती है, जिस कारण से पहले जब नदी का प्रवाह स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो स्थलाकृति बनती है वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। भी आकार की घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भी आकार की जब घाटी का निर्माण होता है ऐसे, तो उसके बाद जब और पानी का फोर्स लगातार इस घाटी में पड़ता है, तो इसके बाद ये घाटी और चौड़ी हो जाती है, जिसको गॉर्ज कहा जाता है। इससे पहले तो घाटी बनती है भी आकार की, देन उसके बाद गॉर्ज, देन इसके बाद और अगर इरोजन इसका होता है लगातार तो कैनियन बनता है। कैनियन स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये 3 प्रकार की स्थलाकृतियों का ये युवावस्था में जब नदी होती है तो करती है। ओके,
तो ये हमें पढ़ना है ऑन द, मतलब डायग्राम, विद डायग्राम आप समझेंगे तो बहुत आसान होता है समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि पूछा गया है कि अपक्षय, क्या पूछा गया? अपक्षय। अपक्षय जो होता है वेदरिंग, व्हाट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग जो होता है या वेदरिंग या अपक्षय, ये कितने, ये जो होती है तो आपको पता होना चाहिए बाह्य बल है, मीन्स डेनुडेशन प्रोसेस होती हैं। ये तीन बेसिकली तीन प्रकार की होती है, कितने, है ना, अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अपक्षय जिसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय, और लास्ट होता है आपका जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, या बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो इनका इफेक्ट भी पता होना चाहिए आपको। अपक्षय का मतलब इन द सेंस, अगर मैं बोलूँ अपक्षय का डिफिनेशन होता क्या है, तो अपक्षय का होता है किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट जाना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक तटबंध। ओके, प्राकृतिक तटबंध जो होते हैं, नेचुरल लीव्स होती हैं। ओके, नेचुरल लीव्स होती हैं जो, तो ये बनते कहाँ पर हैं? जब रिवर जब मैच्योर स्टेज में आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ मीआंडर्स बनते हैं। आगे जो स्थल करती है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होता है ना, निक्षेपण से बनता है। हमने बताया ना कि 5 तरह से प्रक्रम काम करते हैं अपने बाह्य जो प्रक्रम होते हैं। तो इसमें नदी जो अपने द्वारा जब नदी बहाव होता है, नदी के से बनने वाली स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक। तो ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है जो कि बहते हुए जल से बनती है। किससे? बहते हुए जल से बनती है। तो कभी हम जब इसको डिटेल से समझेंगे तो आपको हम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि 60 क्वेश्चन नंबर है कि किसने कहा था कि भू-आकृति विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता अधिक पाई जाती है। तो ये आपको हूबहू याद करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटमेंट है थॉर्नबरी का। ओके, तो आपको ये हूबहू ये स्टेटमेंट याद करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस है? तो स्थिर गैस इन द सेंस जो आपके सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। ओके, कितना है? 78%। ऑक्सीजन है कितना? 21, अप्रॉक्स 21%, है ना। आपका ऑर्गन जो है 0.93% है ना। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, तो ये जो आपकी तीन गैसें हैं स्थिर गैसों में आती हैं, ठीक है। तो CO2 है आपकी 0.34% ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद करना है कि कितने परसेंट जो गैसेस वायुमंडल में पाई जा रही हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसौर की स्थिति होती है, उपसौर की स्थिति मतलब पेरिहेलियन। सन से जब पृथ्वी पास होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन या उपसौर बोलते हैं। ओके, और ये घटना होती है 3 जनवरी को। बट जब दूर होती है तो उसको क्या बोला जाता है? अपसौर। क्या बोला जाता है? अपसौर, अपसौर की घटना। तो ये कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। समथिंग 152 करोड़ किलोमीटर और 147 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ें थोड़ा सा, है ना, एलिमिनेट करना जाने। और उपसौर की स्थिति देखें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब कब नज़दीक रहती है, कब दूर होता है, तब इसको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ PYQ कर रहे हैं। आंसर आप देखिए कि 63 क्वेश्चन नंबर देखिए कि अम्बरा जो होता है, अम्बरा का संबंध किससे है? तो अम्बरा क्या होता है? एक सौर कलंक होता है। अगर मैं यहाँ सौरंग या सन स्पॉट की बात करूँ, सन स्पॉट्स होते क्या हैं? तो क्या होता है, जब सूर्य से निकलने वाली जो ज्वाला होती है, या मैं बोलूँ रंगीन प्रकाश होता है, रंगीन प्रकाश, है ना। और रंगीन प्रकाश जब यहाँ से ये ज्वाला निकल जाती है तो बचे हुए स्थान जो कि काले धब्बे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स कहते हैं। ओके, या सौर कलंक कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 64 क्वेश्चन नंबर है कि सर्वप्रथम समताप रेखाओं के द्वारा तापीय कटिबंधों को किस विद्वान द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो ये है सुपॉन, है ना। अगर वैसे हम देखें कि हमारे एक क्वेश्चन और बनता है कि समताप रेखाओं को सर्वप्रथम किसने बताया था या मापा था? हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने भी बताया था। बट यहाँ तापीय कटिबंधों के संदर्भ में पूछा गया है, तो यहाँ सुपान या सुपन होंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये आगे चल के PYQ में पूछा जा सकता, मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे MP सेट, MP और NTA नेट जो कंडक्ट कराता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सभी में हेल्पफुल होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी सतह के सागर तल पर सर्वाधिक वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 या 25 मिली बार होता है। तो आपको एग्जैक्ट ये याद रखना है, ठीक है। तो ओशनोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि तड़ित झंझा के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था को कहते हैं कपासी मेघ अवस्था। क्या कहा जाता है? कपासी मेघ अवस्था कहा जाता है। जब तड़ित झंझा के जब बादल का निर्माण होता है तो जो ये जीवन चक्र, मतलब जो तड़ित झंझा के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था होती है वो कपासी मेघ अवस्था कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल नीनो जो होता है, एल नीनो किस भाषा का शब्द होता है? वो स्पेनिश होता है। क्या होता है? स्पेनिश। और साउथ अमेरिका जो है आपको पता है कि यहाँ से होता है, पेरू के तट से जब ये हवाएं, इनमें ठंडी या गर्म हवाओं का जो देखा जाता है कि मौसम में अंतर
जो देखने को मिलता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये परिप्रशांत की घटना है या प्रशांत महासागर की घटना है ना। मौसम में अंतर देखने को मिलता है, तो ये हम आगे समझेंगे। पेरू में तो हमबोल्ट की ठंडी जलधारा यहाँ से आती हुई ध्रुवों से जब आगे बढ़ती है तो इसको हमबोल्ट, क्योंकि हमबोल्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी तो इसीलिए उनको हमबोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा भी बोला जाता है। तो कभी हम एल-नीनो लानिनो के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि टॉर्नेडो बारंबारता एवं उत्पत्ति के कारण किस क्षेत्र को टॉर्नेडो विथिका कहते हैं। तो आप समझिए कि जब आप चक्रवात पढ़ते हैं, साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भैया स्थानीय नेम पर देखें कि आप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बात किया जाए तो यहाँ पर विली विली चलती है, ओके है ना, कैसे विली 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 विली। और अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, तो हमारे यहाँ साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात कहते हैं। चीन में टाइफू कहते हैं, अमेरिका में ये होगा, ठीक है, टॉर्नेडो जो होता है अमेरिका में, हरिकेन टॉर्नेडो। अगर 2 ऑप्शन आए तो आप अमेरिका लगाएं कि कनाडा लगाएं, ठीक है, ये तो अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर है। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ध्रुवीय बताग्र सिद्धांत, मल्टी टाइम्स पूछा गया PYQ क्वेश्चन है ये, है ना। ये ध्रुवीय बताग्र सिद्धांत किसका है, किसने प्रतिपादित किया है, तो वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज ने। और ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं, नेट में न जाने हजारों बारी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि ये क्वेश्चन जो हैं कौन कौन से PYQ हैं, कौन से न्यू क्वेश्चन बना रहा है MP सेट MPPSC, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 70 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस पवन को हिमभक्षणी आइस ईटर, है ना, ओके, विंड कहा जाता है। तो ये पहले तो हम जाने कि जो स्थानीय पवनें होती हैं, लोकल विंड्स होते हैं, ओके, लोकल विंड्स। तो जब हम लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्थानीय जो पवनें होती हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया, हिमभक्षणी वही किसी को कहते हैं, तो इसको चिनूक को कहते हैं। ये कहाँ आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में, है ना, रॉकीज माउंटेन के आसपास, है ना। चिनूक जो है वो कैसी है, गर्म जलधारा है, कैसी है, गर्म जलधारा, गर्म पवन है, सॉरी गर्म पवन, जलधारा नहीं, गर्म पवन, कैसी है, गर्म पवन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 71 क्वेश्चन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि उच्चादर्शी जो वक्र हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है ना, उच्चादर्शी वक्र के अनुसार महासागरीय सतह को ऊपर से नीचे व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की गहराई ऊंचाई बताते हैं, तो ये हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि देखिए कि हमारे जो मान लीजिए इंडिया को कोस्ट लाइन में ले रही हूँ, तो जब हम यहाँ से समुद्र की ओर बढ़ते हैं विभिन्न उच्चावच हमको देखने को मिलते हैं समुद्र के अंदर। तो इसको अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो तट आता है इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, है ना, मग्न तट होगा, ओके। फिर उसके बाद जो लैंड ढाल में फिर नीचे गहराई के ऊपर होगा तो इसको बोलेंगे मग्न ढाल, क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ओके। और फिर इसके बाद आता है उभार, तो महासागरीय उभार भी आएगा, मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं है। देन उसके बाद आते हैं सागरी मैदान, फिर ट्रेंचेस आ जाती हैं, क्या जाती हैं, ट्रेंचेस या गर्त आ जाती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, घास के मैदान होते हैं, ओके, महासागरी, है ना, समुद्री मैदान होते हैं, ये उभार होता है, ओके, महासागरी उभार होता है। अगर मग्न तट की बात करूँ तो 1 डिग्री से 1 डिग्री से मतलब 3 डिग्री 5 डिग्री तक इसका ढाल होता है, इसका 1 से 2 होता है ना। इसकी गहराई कितनी होती है, 2 मीटर 200 मीटर, और ये 300 से कितना 6000 समथिंग, और ये 6000 रहता है। और इसका कितना ट्रेंचेस का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो आपका जो अगर सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा आपका, महाद्वीपीय मग्न तट, ये नंबर 1 में आएगा, ओके। देन उसके बाद क्या आएगा, मैंने बताया कि मग्न ढाल 2 नंबर में ये आएगा, तीसरे नंबर में आएगा आपका सागरी उभार, दिया नहीं ऑप्शन, तो 3rd नंबर ये और 4th नंबर में ये। तो ये क्या होगा, 2 4 3 1, राइट आंसर दिस इज, ओके। तो अगर हम देखें मग्न तट के बारे में, तो मग्न तट जो होता है इसका अगर बात करें तो ओवरऑल, है ना, वर्ल्ड में आप देखें तो 80.6% है, और मग्न ढाल 80.5% है, वहीं सागरी मैदान 75% है, और एरिया 7% क्या है आपके गर्त पाए जा रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, है ना, अपने जितने भी महासागर हैं उन सभी महासागरों को मिला के, तो 5 महासागर हैं, इनको समझ गए कैसे एलिमिनेट करते हैं और किस तरीके से हम क्रमबद्ध इसको बैठाते हैं, है ना, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य अटलांटिक श्रेणी कटक के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जब हम कटक पढ़ेंगे और ट्रेंचेस पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोकेशन ऑन द मैप, आप सभी एटलस का जरूर उपयोग करें। जब आपको पता होगा कि मध्य, इधर आपका अमेरिका हो गया, इधर आपका क्या यूरोप हो गया, तो और भी से 0 डिग्री लाइन हो गई विषुवत रेखा, तो इधर आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका वगैरह वगैरह। तो ये बीच वाला जो एस आकार की आकृति में है वो है आपका मध्य अटलांटिक कटक, ओके। तो ये जो होता है आपका पूछा गया है कि वो उत्तरी भाग में ये डॉल्फिन जो है उत्तरी राइज है, ठीक है, डॉल्फिन जो है उत्तरी कटक यहाँ पर पाया जाता है। तो आप ये मैप में जब पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आंसर सही निकलेंगे, ओके, गलत नहीं होंगे। देन उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण धारा है, उष्ण मीन्स गर्म धारा है या गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन सी है, तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, जो कि USA के पूर्वी तट में इसका
फ्लो होता है। जैसे कि ये बताऊँ मैं, ये हो गया आपका जो मैक्सिको की खाड़ी और ये विषुवत के उत्तर विषुवतीय धारा चलते हुए और ये कहाँ एक ये जो एरिया है मैक्सिको से ऊपर जाके गल्फ स्ट्रीम का जो है डायरेक्शन उत्तरी अटलांटिक में इसका ये धारा चलती है। तो इसको जब हम डिटेल से समझेंगे तो मैप में हम समझाएंगे कि किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका गल्फ स्ट्रीम, है ना। कनारी ठंडी है, लेब्राडोर भी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है। ये साउथ अमेरिका में आप देखोगे, ये नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे। कनारी जो है यूरोप के पश्चिमी तट में, यूरोप के वेस्टर्न साइड एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 74 क्वेश्चन नंबर है कि सुसीमा क्या है। सुसीमा क्या है? तो सुसीमा एक जापान के सागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा। क्या है? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा है। तो इसको भी आप जब जलधाराएं पढ़ेंगे, महासागरीय गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, तब हम इसको डिटेल से समझेंगे। अभी हमें विद आंसर इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 क्वेश्चन नंबर कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो आप देखें कि समुद्री जल में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। देन उसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, ब्रोमाइन वगैरह वगैरह। सबसे पहले इसकी पोजीशन होती है, देन उसकी मैग्नीशियम, फिर थर्ड पोटेशियम, ऐसे करके, है ना। ये फिफ्थ रैंक में आता है। तो इसको भी आप देखें किस तरीके से जो समुद्री जल में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 76 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वार की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम ना एक फ्लो में पढ़ लेते हैं और देखते नहीं कि हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं में जरूर देखें कि नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये संतुलन का सिद्धांत न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन ने दिया था। तो ये है ओके। प्रगामी तरंग संघ है विलियम हैविल का है, हैविल। ओके, ये भी सही है। ओके, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का है। किसका है? हैरिस महोदय का। तो ये आपके जो है ज्वार से संबंधित सिद्धांत हैं। बट महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत उसे भी यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि महाद्वीपीय संबंधित है। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर का है, जो कि ज्वार से, वेगनर महोदय जी का, जो कि ज्वार से संबंधित नहीं। ये फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा भी गया है, 1912 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा तो दोबारा नहीं पूछेगा और रिपीट हो रही हैं। मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 77 क्वेश्चन नंबर, है ना। समुद्री जल का घनत्व किसके कारण बढ़ता है? तो क्या कारण है कि समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है? तो समुद्री जल का जब तापमान घनत्व बढ़ेगा तो तापमान में क्या देखने को मिलेगा? तापमान में कमी आएगी। क्या आएगी? तापमान में कमी आएगी। कमी के कारण होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन नंबर। 78 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 78 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री में टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है? अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस भी किया कि टाइफून, ओके, टाइफून कहाँ पाया जाएगा? चीन में। कहाँ पाया जाएगा? चीन एरिया में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मिल गया। तो जब हम डिटेल से पढ़ते हैं चक्रवातों के बारे में तो आगे कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो समय नहीं है, समय का अभाव है, जिस कारण से फिर बहुत से जो क्वेश्चन है छूट जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 क्वेश्चन नंबर। तो भूमि के निकट आते समय सुनामी लहरों का आयाम कैसा होता है ना। भूमि की अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आयाम क्या होता है इसका? एम्पलीट्यूड, है ना। तो क्या होता है इसमें? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा इंक्रीज होता है या बढ़ता है। भूमि की जैसे सुनामी आती है, सुनामी कैसे होती है? सुनामी लहरें उत्पन्न कैसे होती हैं? जब जल या सागर या महासागरों में क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। ओके, तो भूकंप जब महासागरीय क्षेत्रों या जल वाले क्षेत्रों में आते हैं तो ये सुनामी का रूप ले लेते हैं। किसका? सुनामी का रूप ले लेते हैं, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन नंबर है। क्या कर रहा है? 80 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि समुद्री के औसत स्तर में वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसका कहने का मतलब है कि समुद्र जो है कि औसत स्तर में वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किस में पड़ता है? अगर समुद्र के औसत स्तर में वृद्धि हो रही है तो क्या किस में प्रभाव पड़ेगा? तो कृषि पर भी पड़ेगा, है ना। जलमग्न होंगी चीजें। ओके, और साथ साथ जनसंख्या के वितरण में भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जल उपलब्धता में भी पड़ेगा, जल की उपलब्धता में भी पड़ेगा। बट यहाँ शिक्षा से यहाँ पर या कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा शिक्षा में। तो ये फैक्टर जो है इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, तो यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस को पढ़ें ध्यानपूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 क्वेश्चन नंबर है कि 2021 तक वैश्विक अवलोकन के आधार पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की स्थिति किसने प्रकाशित की थी? तो ये आंसर इसका होगा विश्व मौसम, है ना। कौन क्या था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कब इसका रिपोर्ट आप पढ़ते रहो, है ना, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल पढ़िए, जलवायु, या आप जलवायु परिवर्तन, जितने भी जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन चला रहे हैं, पृथ्वी सम्मेलन, है ना, पेरिस समझौता, ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा आप, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं सेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा गया है कि भूगोल मानव परिस्थिति के रूप में लेखन किसने लिखा था। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है मानव परिस्थिति के बारे में, तो इसके राइट आंसर है हेलन एच बैरोज, है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 चीजें पूछी जाएंगी, हमेशा पूछी जाती हैं। एक तो मानव परिस्थिति किसका है, एच बैरोज का, है ना। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब परिस्थिति तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, तो ये है टांसले, है ना, टांसले महोदय का, इन्होंने 1935 में दिया था, ठीक है। ये आप याद रखिए। जब आपसे परिस्थिति ओनली पूछे, परिस्थिति मतलब इकोलॉजी किसने दिया, तो क्या होगा आपका, क्या आंसर आएगा, हैकल, है ना, हैकल ने दिया था। क्या दिए थे, हैकल ने, ठीक है। ये आपको याद रखना तीनों का, अगर ये आप तीनों याद किए तो एक तो आएगा ये, ठीक है। सॉरी 80 क्वेश्चन नंबर में थे हम, ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर में थे हम, 82 नंबर, ओके, बैरोज हो गए। अब देखिए 83 पूछ रहा है कि 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा कितने सतत, ये भी बहुत बार पूछा गया, सस्टेनेबल गोल्स, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। तो कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, और यहाँ मैंने टारगेट भी लिखे हैं, मैंने टारगेट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 169, कभी कभी क्या होता है टारगेट भी पूछ ले, ठीक है, ऑप्शन में दे दे 17 गोल्स और 169 टारगेट, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 क्वेश्चन नंबर है, क्या पूछ रहा है कि परिस्थिति तंत्र के कार्यात्मक पहलुओं में शामिल है। तो आप देखिए परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा चक्र भी है, खाद्य या फूड चैन भी है, एनर्जी साइकिल भी है और विकास भी है, तो ये तीनों उपयोग सभी होंगे, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 85 क्वेश्चन नंबर को आप देखें कि ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी सस्टेनेबल से ही रिलेटेड ही चीजें, बट ये किससे संबंधित है, तो ब्रेंट लैंड आयोग, है ना, ये समथिंग 1987-85 भी रहता है, तो आप ये थोड़ा पढ़ लें इसको। क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, 1997, ओके, और आपका जो पेरिस समझौता 2015 में, एजेंडा 21 के बारे में पढ़िए, वहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जाता है 1987, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि इनके डेट को भी याद रखना है, इनके बारे में भी पढ़ना है, कौन सा चीज़ें किस में आएंगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप नीचे देखिएगा, इससे से पूछे गए क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कि LTLEDS का मतलब क्या होता है ना, फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा हम इंग्लिश में देख लें इसको। तो ये होता है LTLEDS स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्टडीज, स्ट्रेटजीज जो होती है, इस हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ओके। तो दीर्घकालीन, इसका फुल फॉर्म होता है दीर्घकालीन निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ, है ना, क्या होती हैं, है ना, स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 क्वेश्चन नंबर। 87 क्वेश्चन नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि नहीं है, तो हमें बताना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण, सही बात है, पर्यावरण में शासन, सही बात है, अंतर पीढ़ीगत समानता होनी चाहिए, ये भी सही है, बट पर्यावरणीय संसाधन उपयोग में कमी न हो के यहाँ पर क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दें। तो जब भी आप PYQ करें तो आंसर विथ आंसर की सही होना चाहिए, अगर हम गलत पढ़ लेंगे तो हम गलत करके आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आयोग से आया वाला जो फाइनल आंसर किया है उसको टिक किया है और उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखिए, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, मैंने अभी जिक्र भी किया कि देखिए इससे संबंधित क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब आ रही हैं, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे भविष्य में बनेंगे भी। तो 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ओके, रियो डी जेनेरियो में, जेनेरियो, है ना, ये राजधानी है, इसकी कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पर सबसे पहले हुआ था, है ना, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, कभी कभी ब्राजील ना देके आपको राजधानी दे सकता है, तो याद रखना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूछा गया है 89 क्वेश्चन नंबर में कि मेकिंग पीस विथ नेचर अ साइंटिफिक ब्लूप्रिंट टू टैकल द क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन इमरजेंसी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये किसके द्वारा हो, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम,
आप यहाँ पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, विश्व बैंक से होगा नहीं, यूनेस्को है नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा यूनेस्को मैं कहूँ कि ये इन्वायरमेंट से आप पकड़ सकते थे कि ये जो है क्लाइमेट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रोग्राम चलाया जाता है किसके द्वारा, हाँ, किस एजेंसी के द्वारा, किस है ना रिपोर्ट जो है इसके द्वारा प्रोग्राम यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य की पुष्टि करता है, जबकि वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए पेरिस समझौता में ये बात कही गई थी, है ना। कब हुआ था पेरिस समझौता, अभी मैं ऊपर बताई भी हूँ, है ना। ये COP21 होगा यहाँ पर, और तो 2015 में इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इसके बारे में कहा गया था कि हमें तापमान की वृद्धि को है ना कम करना है ना। कम करने के जो उपाय हैं, है ना, कार्बन कम से कम उपयोग में हो, ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो कार्बन हैं वो कम से कम उसका उत्सर्जन हो, तो ये सम्मेलन रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 91 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन नंबर तो आपके जनरल होते हैं, ओके। एमपी सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, वो जनरल पेपर के होते हैं, इसलिए वो 51 से स्टार्ट हुआ था। तो 91 क्वेश्चन नंबर देखिए कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया था। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना हुआ है 1798 में। तो यहाँ आप ये भी याद कर सकते हैं जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का, जो रॉबर्ट माल्थस हैं, इन्होंने जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए, है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी बुक के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये आपको ये इससे आइडिया क्या लग रहा है आप सबको कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओके। पीवाईक्यू से आप ये पता कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स किस यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करें तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है, आसानी से निकल जाता है। बट हमारी जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो सही दिशा में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 क्वेश्चन नंबर। 2011 में भारत में सबसे अधिक नगरीकरण की दर किस राज्य में थी। तो 11 पूछ रहा, 2011 में कहाँ थी, तमिलनाडु। कहाँ थी, तमिलनाडु। तो ये हमें ध्यान देना है, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन नंबर देखिए अनुषंगी नगर की, ये सैटेलाइट टाउन होते हैं, अनुषंगी नगर की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, अनुषंगी या सैटेलाइट नगर जो होते हैं वो प्राय उद्योग प्रधान होते हैं, है ना, जहाँ इंडस्ट्रियल लगती हैं वहाँ पर होते हैं। और साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी सही है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कह रहा है कि अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन जो होते हैं दिन में काम करने वालों की संख्या में रात में काम करने वालों संख्या से ज़्यादा पाई जाती है ना। भाई रात में काम करने वालों की संख्या से ज़्यादा पाई जाती है, दिन में ज़्यादा कम होती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, पहले ही बताया, है ना। तो ये कौन से सैटेलाइट टाउन होते हैं, ज़्यादातर वर्किंग प्लेस वाले एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लेस, ओके, ठीक है। इसको कभी डिटेल में समझेंगे जब हम नगरीय या अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 94 क्वेश्चन नंबर, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे कम जीवन प्रत्याशा तथा उच्च मृत्यु दर पाई गई है। वो है अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में आज भी टेक्नोलॉजी बहुत कम है, ठीक है। और महाद्वीप ऐसा है कि ऐसा नहीं है खनिज तत्व यहाँ पर है नहीं, मिनरल्स है नहीं, है ना, खनिज संपदा से भरा हुआ है, बट यहाँ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण ऐसा है। और यहाँ पर पूछा गया है कि महाद्वीप में सबसे कम जीवन प्रत्याशा है, उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। देखिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो स्वाभाविक है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को E.W. बर्गेस ने निरूपित किया था। तो देखिए ये आप अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी पेटी सिद्धांत, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंट्रल बेल्ट थ्योरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है, 1925 में ये देते हैं, है ना, E.W. बर्गेस। और इनका ये सिद्धांत है। कभी कभी आपसे ये ना पूछ के खंडीय सिद्धांत भी पूछ सकता है, 1939 में किसने दिया था, होमर ने, है ना, ओके। और बहुनाविकीय सिद्धांत 1945 में किसने, हैरिस एवं उलमैन, ये भी पूछ सकता है ना। केंद्र स्थल सिद्धांत किसका है, क्रिस्टॉलर का, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्रिस्टॉलर के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, उन्होंने के सिद्धांत जो दिए, K3 में बाजार बताया गया है, और K4 में क्या बताया गया है, परिवहन के बारे में, और K7 है आपका किसके बारे में, प्रशासनिक के बारे में। तो ये भी आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि एक क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछ लिया कि बर्गेस का पूछ लिया सिद्धांत, नेक्स्ट बार पूछ सकता है खंडीय सिद्धांत पूछ सकता है, होमर का, या हुबर क्या बोलते हैं आपका बहुनाविकीय सिद्धांत पूछ सकता है, केंद्र स्थल सिद्धांत पूछता है, जरूर ही पूछता है। ये सब पीवाईक्यू में आप देखिए, नेट के क्वेश्चंस में, पीवाईक्यू में देखिए नेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं या सेट के, तो आप देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन सब हैं, ओके। चलिए किस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो ये मैं बताते जा रही हूँ किस तरीके से आप एलिमिनेट करें और पढ़ें, है ना, चीज़ें आपको समझ में आए, फिर आप थ्योरी में जाएँ, ठीक है।
देखिए 96 क्वेश्चन नंबर, नगर आकारिकी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपना अभिमत दीजिए, मतलब सही क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है ये नंबर कि नगर संगठन एक सतत प्रणाली है जिसमें कार्य और उसका क्षेत्रीय संगठन व्यवस्थित होता है। ठीक है, ठीक है, होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि जो है कि नगर के उत्तरोत्तर विकास के परिणाम स्वरूप नगरीय कार्यों की व्यापकता, अलगाव, विशेषीकरण और समूहीकरण प्रक्रिया से नगर संगठन निखरने लगता है। ये भी बात सही है। इसका मतलब हमारे दोनों ऑप्शंस क्या हैं, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 क्वेश्चन नंबर है कि क्या बोल रहे हैं कि टेनिस किस सभ्यता के अंतर्गत आने वाला प्राचीन नगर है। तो ये टेनिस जो है ना, ये सभ्यता के बारे में पूछा गया, सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये नील घाटी का प्राचीनतम नगर है। ओके, हमारी सबसे बड़ी जो नदी है नाइल रिवर या नील नदी है ना, जो विश्व में आप पूछें कि सबसे बड़ी नदी क्या है, नील नदी है। तो इसकी सभ्यता, जैसे हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े रहिए, उसके बारे में जानिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सभ्यताओं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 98 क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार के मानव अधिवास प्रतिरूप में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये होता है आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। ओके, समकोण पर काटती हैं। और ऐसी आयताकार प्रतिरूप अगर मैं देखूं, आप पैटर्न देखें सेटलमेंट का, तो ये सिंधु सभ्यता में मिलता है। समझ रहे हैं आप, पहले जब इतनी सुव्यवस्थित ढंग से अगर नगरीय मैं बोलूं कि एक सेटलमेंट हुआ है, तो आप सिंधु सभ्यता के आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सड़कें बहुत चौड़ी होती थी, प्रॉपर नालियों की व्यवस्था होती थी, है ना। तो ये आपको जानकारी मिलेगी वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन नंबर आप देखें कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो कितना था आपका 31.16%। अगर यहीं पर आपका ग्रामीण पूछ ले तो कितना होगा, तो 68 पॉइंट कितना होगा, इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 100 में आप 31.16 का घटा देंगे तो 68 समथिंग अप्रॉक्स ये आपका आ जाएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, इसका राइट आंसर है 31.16। आप सेंसस की अब देख रहे हैं कि 2027 जो जनगणना हो रही है, नए नए डेटा आएंगे तो और डिफिकल्ट होगा। तो जितना जल्दी हो आप अच्छी प्रिपरेशन करिए, लगन से पढ़िए, जिससे कि आपका पेपर निकल जाए। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने सबसे पहले किया था। तो ये नोटेस्टीन ने किया था। कौन सी, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टीन। इसमें थॉमस भी आते हैं, थॉमसन भी आते हैं, थॉमसन। ओके, ये भी इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और इस सिद्धांत को आप देखेंगे 11वीं की बुक में भी इसका है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को भी फोकस करें, एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसका राइट आंसर नोटेस्टीन हो गए। चलिए ये पीवाईक्यू है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, कौन सा है 101 देखिए कि वॉन थ्यूनेन की पुस्तक एकल राज कब प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी 1826 में। यहीं पर पूछा जा सकता है कृषि अभियांत्रिकी सिद्धांत, तो वॉन थ्यूनेन का ही है। इन्होंने संशोधन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 1948 में। ये डेट याद रखनी है आपको, और ये भी डेट याद रखनी है। ये सब आपको पीवाईक्यू के नेट पेपर पीवाईक्यू मिलेंगे जब आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा जाता है, उसके थ्योरी में आप जाइए फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि सस्य, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर पेपर आपके सभी क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्य संयोजन हेतु बीवर की विधि है न्यूनतम विचलन विधि। क्या है न्यूनतम विचलन विधि। शस्य मतलब होता है फसल, और इन्होंने बीवर ने दिया था। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर सरोवर कहाँ निर्मित होता है। तो इसके आयोग ने दोनों आंसर माने, भारत भी माना है और इजराइल भी माना है। ये भारत में समथिंग यूपी में कहीं है इसका जो प्लेस है सौर सरोवर के बारे में, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ओके, तो ये दोनों आंसर माना है आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये पूछा गया है कि भारत में दूसरा पूछा गया, क्या पूछा गया, दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो रावत भाटा, और रावत भाटा कहाँ, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। ओके, राजस्थान में। और पहला तारापुर कहाँ है आपका, तारापुर पहला है। ओके, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। और नरोरा कहाँ है, यूपी में, यूपी में। ओके, और कलपक्कम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 क्वेश्चन नंबर है आइसोडोपेन। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये बेवर ने किया था। कब किया था, ये भी याद रखना है ना। तो बेवर का भी आपने पढ़ी है क्या, जो आपका बेवर का कॉन्सेप्ट है या थ्योरीज हैं, इनके बेवर के जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ये आप सब पढ़िए उसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्ट द्वीप। सॉल्ट द्वीप पर स्थित है। सॉल्ट द्वीप कहाँ पर स्थित, किस बंदरगाह में। तो ये मुंबई बंदरगाह में है ना। तो इसको आपको एटलस में देखना है, किसमें, एटलस मैप में आपको देखना है कि सॉल्ट द्वीप का लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, सभी देशों को आप जाते टेस्ट देखिए करिए मैप में। इससे क्या होगा, आपकी मैपिंग का जो नॉलेज है अच्छा होगा, क्योंकि सबसे कमी जो है हमारा मैप अगर नॉलेज अच्छा नहीं है तो हमें बहुत चीज़ें क्या है डिफिकल्ट लगती है, ज्योग्राफी बहुत ही टफ लगती है। ठीक है, अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए
देखिए कि पनामा के बारे में पूछा गया है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है ये नहर, पनामा नहर। और इसमें पूछा गया है जोड़ती है, तो एक तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका होगा, दूसरा होगा आपका सागर महासागर की बात हो तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है, इसको जोड़ती है। ये आंसर इसका ये होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ये बहुत बार पूछा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसकी जो ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले जो संगठन चल रही थी उसका नाम था गैट। क्या नाम था? गैट, है ना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड कुछ ऐसा करके है। तो क्या कहते हैं, इसका भी पूछा गया 1948, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी डेट याद रखिए आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 क्वेश्चन नंबर, सोप खोजी क्या है? सोप खोजी क्या है? ये रूस में राजकीय फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? राजकीय फॉर्म्स। आप 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नहीं सॉरी 12th में है ये मानव मंगल वाले, तो ये जब आप पढ़ेंगे ना एग्रीकल्चर वाले में, फॉर्म वगैरह जो एग्रीकल्चर वाला है ना, तो उसमें आपको मिलेगा सोप खोजी। हर लोकल एरिया, यूरोप में क्या बोला जाता है, भारत में क्या है, ये सभी जगह अन्य नामों से ये जाने जाते हैं, ठीक है, राजकीय फॉर्म्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर है, दोई ने किस देश की औद्योगिक संरचना, है ना, संरचना ज्ञात की थी? तो जापान। क्या? जापान। सीधे सीधे पूछा गया है औद्योगिक संरचना। तो दोई, बीबर, बेबर, ये सब जो है ना, जब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये दो ही भी आपको मिलेंगे वहाँ, ठीक है। गन बोट कूटनीति शब्द का प्रयोग किस भू राजनीतिक दृष्टि से वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो गन बोट कूटनीति शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये मैकिंडर की हृदय स्थल संकल्पना, हार्टलैंड कॉन्सेप्ट, है ना, ये कब 1990 में आई कॉन्सेप्ट। तो ये आप भी याद, आपको जब मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के कि मैकिंडर के, है ना, सिद्धांत के बारे में, तो ये छोटा सा मतलब सिद्धांत नहीं है ना, 2 मिनट में समझ जाएंगे, बट इसके बारे में डिटेल से फिर हम समझेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी समझ रहे हैं कि मतलब 100% मैकिंडर से क्वेश्चंस बनते हैं हर बार क्वेश्चंस, ओके, किसी भी एग्जामिनेशन ज्योग्राफी से संबंध, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो बड़े शक्तिशाली देशों के मध्य स्थित सापेक्ष छोटे देश को कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है बफर स्टेट। क्या बोला जाता है? बफर स्टेट, है ना, याद रखिए इसको। अंतस्थ या जो अंतस्थ राज्य है, बफर स्टेट याद रखिए। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश भी बोल देगा, तो ये इसको बोलते हैं क्या? बफर स्टेट, ठीक है। स्थल रुद्र जो होते हैं लैंड लॉक होते हैं, जैसे कजाकिस्तान विश्व स्तर में देखें, ठीक है, सबसे बड़ा। अपने भारत में देखें, इंडिया में देखें, तो हमारा मध्य प्रदेश लैंड लॉक कंपनी वो है, स्टेट है, राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा लैटिन भाषाई परिवार से संबंधित नहीं है? पूछा गया। क्या पूछा गया? नहीं है। इसका मतलब फ्रेंच भी है, इटालियन है, स्पेनिश, बट पास्तो नहीं है। ये भारोपीय प्रकार की है, भारोपीय परिवार की है, किसकी? यूरोपियन, है ना, यूरोपियन, भारोपीय, ठीक है। ये भी आपको याद रखना जब आप पढ़ेंगे। विश्व स्तर पर देखिए भाषाई प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्वेश्चन नंबर देखिए, मुरिया वाइस हॉर्न, अमारिया, हिल मारिया, ये जो जनजातियां हैं, भूमड़ की जनजातियां, ये पाई कहाँ जाती है ना, कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लगनी है, ये तो ऑलरेडी रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके, इसको हम छोड़ देते हैं, है ना, रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा गया है 116 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा एक गोबलेट योजना 1955 में एक महान राजनीतिक प्रदेश नहीं है? कह रहा क्या है? नहीं है। तो यूरेशियन स्टेपी, प्रशांत महासागर, ध्रुवीय प्रदेश है, मगर हमारा हिंद महासागर नहीं आता है इसमें गोबलेट्स योजना। तो गोबलेट्स योजना भी ये नया थोड़ा सा टफ करने के लिए सेट ने इसमें, एमपीपीएससी ने इसमें नया क्वेश्चन डाला है, ठीक है, ईपीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर होगा हिंद महासागर, नहीं पूछा गया है, तो नहीं में जरूर विशेष ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि हिल इन इंडिया 2023 का लक्ष्य किसे बढ़ावा देना है? हिल इन इंडिया मतलब ये होगा आपका चिकित्सा पर्यटन से संबंधित है। किससे है? चिकित्सा पर्यटन संबंधित, ठीक है, इसका आंसर है सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है स्पेंसर थॉमस 1969 के वर्गीकरण के अनुसार खमेर सांस्कृतिक क्षेत्र के किस सांस्कृतिक परिमंडल संबंधित है? तो ये बौद्ध सांस्कृतिक परिमंडल, इसका ए नंबर राइट आंसर है, बौद्ध सांस्कृतिक परिमंडल ए, ठीक है। तो आपको विश्व स्तर पे, है ना, और देखना है इसका क्लासिफिकेशन, सांस्कृतिक परिमंडलों का क्लासिफिकेशन भी देखना है, कौन सा मंडल किस में आएगा, किस एरिया में आएगा, श्रीलंका में कौन सा वाला एरिया आएगा, है ना, अरब में कौन सी सांस्कृतिक परिमंडल आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको, है ना, समझना है, ठीक है। टॉपिक में जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक तैयार करेंगे, है ना, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 119 क्वेश्चन नंबर है कि ओब नदी का निचला दलदली क्षेत्र किस जनजाति का इलाका है? ये सोमोएड्स हैं, ये आपका रसिया वाला एरिया है। कौन सा? रशिया में ये ओब नदी बहती है ना, और जाके आर्कटिक ओशन में क्या है इसका मुहाना है ना, तो ये होगा आंसर,
ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 क्वेश्चन नंबर है, 20वां क्वेश्चन नंबर है। कॉल सॉवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का एक तत्व नहीं है, उन्होंने कहा है, तो ये नहीं है, क्या है, डी नंबर, सांस्कृतिक प्रसरण नहीं है। सांस्कृतिक परिस्थिति के बारे में बोले हैं, उन्होंने बताया है, सांस्कृतिक भूदृश्य हमेशा पूछा जाता है, लैंडस्केप है ना, कल्चरल लैंडस्केप कॉल सॉवर का बहुत बार पूछा है, सांस्कृतिक क्षेत्र रीजन, कल्चरल रीजन के बारे में, तो ये पॉइंट आप तीनों याद कर लेते हैं। तो कॉल सॉवर से संबंधित जो चीजें हैं, उन्होंने भूगोल में तत्वों को जो अलग अलग वर्गीकृत किया है, तो देखेंगे आप कि बहुत बार कॉल सॉवर से जो ये कल्चरल अगर आ जाता है कि कल्चरल लैंडस्केप या भूगोल, ज्यादातर आंसर राइट होने की संभावना कॉल सॉवर की होती, ठीक है, तो आप जरूर इनको याद रखें, इनका नाम, इनकी थ्योरी का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो कौन थे, हिपार्कस थे, ये यूनानी भूगोलवेत्ता कहे जाते हैं, कौन है, यूनानी भूगोलवेत्ता है ना। तो अब जब हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं, भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जब हम पढ़ेंगे कि वो यूनानियों का कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान किस किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है ना, किन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में बता रहे हैं, जैसे EKTS की जस्ट पीरियोडस बुक है उनकी, जो थियोफेटस हैं, ये कौन है, ये वनस्पति भूगोल के पिता कहे जाते हैं। होमर क्या है, इलियड एवं ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना की, 4 दिशाओं के बारे में बताएं, उनके हवाओं के बारे में और गति के मतलब दिशाओं के, बोरस, न्यूटस, यूरस, जेफ्राइस के बारे में, है ना, कि ठंडी है गर्म है कैसे, इनके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम कभी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम तो PYQ कर रहे हैं, ओके। चलिए राइट आंसर है हिपार्कस, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये PYQ में भी पूछा गया, मतलब ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए 100 देखिए 22वां क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तित स्वरूप के शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण और व्याख्या प्रदान करने संबंधित ये स्टेटमेंट किसका है, किसने परिभाषा दिया है, भूगोल की ये परिभाषा किसने दिया है, ये रिचर्ड हार्टसॉन है, कौन है, रिचर्ड हार्टसॉन। रिचर्ड हार्टसॉन को बहुत याद रखिएगा, एक तो जो ये परिभाषा दी है, दूसरा एक है इनकी बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, क्या, नेचर ऑफ प्राकृतिक भूगोल, नेचर ऑफ जियोग्राफी, है ना। तो ये कब दिए थे, 1939 में इनकी बुक आई थी, फिर एक बार इसी को संशोधित करके 1959 में पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी आई थी। ये 2 बुक को याद रखिएगा। यहाँ कांट भी है, देखिए रिटर अर्डकुंडे दिए थे, तो अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ट की कॉस्मोस, तो ये सभी विद्वानों को, ये भूगोलवेत्ताओं को आप अच्छे से पढ़ें, इनके कंट्रीब्यूशन, इनके बुक्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादातर आप देखें, चाहे वो MP सेट या नेट जो भी एग्जाम होते हैं, इनमें ज़्यादातर मॉडल सिद्धांत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सिद्धांतों को याद करिए, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, ट्रिक बनाइए, किसी तरीके से याद करिए मगर याद करिए। चलिए भूगोल में नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां नंबर, भूगोल में असाधारणवाद एक विधि तंत्रात्मक परीक्षण जिसको बोला जाता है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, है ना, शोध पत्र है ये, रिसर्च पेपर किस विद्वान का है, FK सेफर, कहीं कहीं सोफर, कहीं सेफर, कहीं सीफर, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 124वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोलवेत्ता का जनक कहा जाता है, तो ये है हमबोल्ट, और हमबोल्ट के साथ अगर एवं रिटर आ जाएं, कॉल रिटर, ओके, कॉल रिटर आ जाएं, तो ये भी हैं, रिटर और हमबोल्ट दोनों को कहा जाता है आधुनिक भूगोल के जनक, ओके, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि हमारे भूगोल के पिता किसे कहे जाते हैं, इराटोस्थनीज को भूगोल के पिता कहते हैं, स्थनीज को भूगोल की, इन्होंने क्योंकि भूगोल शब्द दिया था, क्या दिया था, सबसे पहले इन्होंने भूगोल शब्द दिया था, ये हमें याद होना चाहिए ज्योग्राफी बोर्ड। और EKTS को भी जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है, उन्होंने सबसे पहले बार वर्णित किया था, तो दोनों कहा जाता है। अब रेड जेल यहाँ पर है, देखिए रेड जेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है ना, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फेडरिक रेड जेल को, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, 125वां क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी मैंने करके रखा है, बट आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हमबोल्ट को अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। रिटर के बारे में पढ़ लिए, रिटर लिखा हुआ है, वारेनियस हार्टसॉन, ठीक है। चलिए देखिए कि जो हमबोल्ट हैं वो प्रकृति दिग्दर्शन, व्यूज ऑन नेचर, मान लीजिए आपको कोई एक आ रहा हो तो आपको एलिमिनेट मतलब मैच द फॉलोइंग में क्या होना, आपको ऑप्शन में देखना चाहिए कौन सा मैच कर रहा है, जैसे कि हार्टसॉन, अभी मैंने बताया हार्टसॉन ने दिया है भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी दिए हैं, ठीक है, 1959 में, तो ये हो गया, तो डी का क्या हो गया 1, डी का 1 हो गया, ये हो गया आपका सही, सी का 4 हो गया, सी वरेनियस, सामान्य भूगोल ज्योग्राफी जनरलिस्ट किसकी है, वरेनियस की है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये हो गया। तो
अब देखिए कि जो है आपका बी का 3 होगा, तो रिटर्न ने दिया है अडकुंडे, मैंने अभी बताया कि अडकुंडिन की पुस्तक है, और आपका हम्बोल्ट ने दिग्दर्शन, जो प्रकृति दिग्दर्शन या व्यू ऑन नेचर, ओके, इसके बारे में है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है ना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। रिटर, हम्बोल्ट, जर्मन भूगोलवेत्ता है ये। तो क्रोनोलॉजी भी आपको हम पढ़ाएंगे फिर कि कौन से पहले आए, यूनानियों का क्या रहा, पहले क्रम क्या था। ये पहले सुमेरियन आए, यूनानी आए, फिर रोमन आ रहे हैं, फिर अंध युग, देन उसके बाद अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान, फिर जर्मन आते हैं या पुनर्जागरण, देन उसके बाद जर्मन, अमेरिकन, रशियन, इन सब का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 126वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कार्य योजना या योगदान डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित था। तो वो थे, देखिए, WM डेविस अपर्दन चक्र भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिए थे, ये भी प्रभावित थे। और फ्रेडरिक रेडजल का राज्य और समाज का अंगवादी सिद्धांत, मतलब जो है क्या है कि इन्होंने किया था कि जो जीव के राज्य की तुलना जीव से, है ना, की थी। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, तो दोनों सही है। ठीक है ना, जीव की तुलना राज्य से की थी, तो ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए 127वां क्वेश्चन है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन नाटमो की स्थापना कब हुई थी। तो 1956 में हुई थी पहली बार, सबसे पहले। ओके, भारत में कब से, कहाँ से शुरू हुई थी, सर कोलकाता, 1956, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 128वां क्वेश्चन है आपका कि यहाँ अनिवार्यताएं नहीं लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते मनुष्य ही उनके उपयोग का निर्णायक है। यह कथन किसने दिया है, किस विद्वान ने दिया है। तो ये है फैब्रे महोदय। कौन है ये, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, सी नंबर इसका राइट आंसर है, फैब्रे, फ्रांस के थे। और इन्होंने ही सबसे पहले संभववाद जो है शब्द दिया था। क्या दिया था, शब्द, सबसे पहले। और संभववादी के संस्थापक तो आपको पता होगा, वाइडर डीला ब्लॉस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, किस विद्वान का है कथन। चलिए, बहुत बार पूछा गया, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 129वां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि भूगोल में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के बीच संतुलन को बनाए रखना आज अति आवश्यक है, ताकि भूगोल में एकता और उसकी सुंदरता को बनाए रखा जा सके और एक विषय मानव समुदाय की बेहतर ढंग से सेवा कर सके। यह कथन किसका है। तो रामलोचन, RL मतलब फुल फॉर्म उनका है, मतलब नाम का, रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह। तो हमें हमारे भारतीय विद्वानों के कंट्रीब्यूशन, योगदानों को और उनके स्टेटमेंट को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला बहुत बार भी, ये वाला भी 130वां क्वेश्चन नंबर है। प्रत्यक्षवाद विचारधारा की आधारशिला निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रखी गई थी। ये भी बहुत बार अगस्त कामटे का है, सी नंबर क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है। ये भी बहुत मल्टी टाइम्स पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अगस्त कामटे ने प्रत्यक्षवाद विचारधारा की आधारशिला रखी थी सबसे पहले। यहाँ गोल्ड है, देखिए, लिंच और गोल्ड और व्हाइट। ठीक है, लिंच आ जाए, लिंच, है ना, व्हाइट या व्हाइट लिख दें ऐसे, और गोल्ड, तीनों क्या है, मेंटल मैप, है ना, मानचित्र, मानसिक मानचित्र। ओके, मानसिक मानचित्र के बारे में, जैसे कि मेंटल मैप के बारे में अवधारणा दी थी इन तीनों ने। सबसे पहले गोल्ड दिए थे। तो इन सबको एलिमिनेट करिए। आप देखिए कि पीटर हैगेट की बुक कौन कौन सी है, मॉडल ऑफ ज्योग्राफी, है ना, मैकार्डी का योगदान किस क्षेत्र में है। तो सभी को आप, है ना, एलिमिनेट भी करिए और देखिए कि चारों ऑप्शन के आंसर ढूंढिए, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा। 131 क्वेश्चन में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कैडेस्ट्रल नक्शे का मुख्य उद्देश्य है। तो कैडेस्ट्रल जो नक्शे का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कैडेस्ट्रल मैप यहाँ पर मतलब होता है मापनी के आधार पे, है ना, लघु मापनी और दीर्घ मापनी। हमें पता है कि आपकी लघु मापनी और क्या होता है, लार्ज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल होते हैं। उसके आधार पर मैप को 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में। पहला होगा आपका कैडेस्ट्रल, है ना, कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल, दूसरा होगा टोपोग्राफिकल, तीसरा होगा वॉल मैप, वॉल मैप, चौथा होगा आपका एटलस। क्या होगा, एटलस। तो ये आपके होते हैं। बट यहाँ पूछा गया है कैडेस्ट्रल के बारे में। कैडेस्ट्रल मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भू संपत्ति। क्या बोला जाता है, भू संपत्ति, भू संपत्ति मानचित्र। तो मतलब ये पहला मानचित्र है जिसकी जो मापनी होती है वो क्या होती है, मापनी होती है बड़ी, मगर एरिया क्या होता है, छोटा। मापनी क्या होती है, बड़ी, और एरिया क्या होता है, छोटा। और बहुत इसके, अगर मैं कहूँ कि इसके छोटा एरिया को हम अच्छे से स्पष्ट रूप से मापनी के आधार पर सही डेटा, कुछ मतलब सही डेटा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि कैडेस्ट्रल हम पूछ रहा है कि भू संपत्ति नक्शे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका सी है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को दिखाना और प्रत्येक भूखंड को एक संख्या के साथ चिन्हित करना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पटवारी जो होते हैं हमारे, जो जमीन के सीमांकन में पटवारी जब देखते हैं कि वो नक्शा लिए रहते हैं ना पटवारी लोग, तो वो क्या करते हैं, इस भू संपत्ति नक्शे का ही प्रयोग करते हैं, है ना, ये आपको याद रखना। तो पटवारी जो है नक्शा, पटवारी के पास जो नक्शा रहता है वो कौन सा है, भू संपत्ति ही है। ये लार्ज मापनी में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 132वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल माप छोटे माप से कैसे भिन्न है। अभी मैंने कहा कि जो लार्ज मैप, जो लार्ज स्केल होता है ना, वो किस तरीके से छोटे माप मतलब स्मॉल स्केल से
भिन्न है। तो समझिए, जब लार्ज स्केल की बात होती है, दीर्घ मापनी की बात होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी है। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज स्केल होता है, माप मतलब होता है मापनी, तो जो विशाल माप या मैं कहूँ कि लार्ज मापनी होती है स्केल, तो वो कम विस्तृत भौगोलिक को दिखाती है। सही बात है, कम एरिया को दिखाती है ना, कम एरिया को हम देखते हैं, दिखाती है, क्षेत्रों को दिखाती है, और कम क्षेत्रों को दिखाती है, बट भौगोलिक क्षेत्रों को अधिक विवरण के साथ दिखाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशाल माप है, लार्ज मापनी है, कम विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को अधिक विवरण के साथ दिखाती है। मतलब कहने का कि एरिया तो कम है, मगर बहुत उसकी जो जानकारी होगी बहुत सटीक होगी, है ना, सही जानकारी होगी, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं स्मॉल की बात अगर मैं कहूँ तो इतनी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि आपको पता है कि एटलस मैप, जो वॉल मैप होते हैं, वो लघु मापनी में तैयार किए जाते हैं। तो एरिया होता है बड़ा और मापनी हम करते हैं यूज छोटा, है ना, छोटी मापनी यूज करते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं 135वां क्वेश्चन तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन में 136 नंबर से फिर नेक्स्ट डे हम कभी करते हैं क्वेश्चन इसको पूरा, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बताएं कि इसको पूरा मैं वीडियो बनाऊं अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 133वां कर लेते हैं 35 तक। चलिए, इसमें देखिए पहला 133वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन प्रवाल या फ्लो मैप, ओके, फ्लो मैप के बारे में पूछ रहा है कि संबंध सही है। तो देखिए, जो फ्लो मैप होता है, प्रवाह मानचित्र उन आंकड़ों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं जहां गैर रैखिक गति को प्रदर्शित करना मानचित्र का मुख्य उद्देश्य है। क्या सही है? नहीं, गैर रैखिक नहीं, ओनली रैखिक, लाइनर, है ना। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप, इसमें हम क्या कर देखिए, कथन दूसरा क्या कर रहा है कि प्रवाह मानचित्र मुख्य रूप से पवन गति, महासागरीय धाराओं और जनसंख्या प्रवाह को प्रदर्शित करता है। जो एरो होते हैं देखिए मैप में बने होते हैं, है ना, जिसमें फ्लो बताया जाता है कि भैया क्या है कि ये है आपका क्या धाराएं चल रही हैं, ठंडी हैं, गर्म हैं, है ना। इनको फिर हम कलर से बता देते हैं कि ब्लू है तो ठंडी होगी और रेड है तो गर्म होगी, ऐसे। तो फ्लो मैप कर दो, ये क्या होगा, ओनली सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 134वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के संदर्भ में डेम, DEM, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल। क्या है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो ये आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़िए। उनके जो क्या बोलते हैं हम, जो ऑप्शन क्या बोलते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़िए, उनके जो टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी रखें साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल में नए टॉपिक रख दिए, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, है ना। ये एक सूत्र पूछा गया है, ये 135वां में, कोर्टोसिस जो एक सांख्यिकी माप है, हाँ, बीटा 2 इक्वल टू, है ना, लेस देन बी, क्या दर्शाता है? तो ये सूत्र से, फॉर्मूला से है, जो कि आपको देखना होगा कहाँ से पूछा गया। तो ये इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि ये सही नहीं है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। अभी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, समथिंग थोड़ा से ही बचे हैं, देखिए 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो और हम कर लेंगे कि इसको आज ही कर दें ख़त्म, आज ही कर दें, क्योंकि इसको फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आज ही मैं कंप्लीट करा देती हूँ, जल्दी से आपको आंसर बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए देखिए 136वां क्वेश्चन करा, किसी डाटा सेट का माध्य मीन 597.05 है और उसका माध्यिका मीडियम 450.5 है, तो उसका बहुलक मोड क्या होगा? तो आपको ध्यान रखिए कि मीन जो मीन मीडियन मोड है ना, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व भी करी हूँ, तो इसका आप देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा, 157 पॉइंट, है ना, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा 4। तो इसको निकालते हैं इस तरीके से, तो इसको भी आप देखते चलिए। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं, 137 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों में कौन सी विधि हॉटर्न द्वारा 1945 में नहीं बनाई गई थी? क्या पूछा है? नहीं बनाई गई थी। तो धारा क्रम निर्धारण बनाया गया था, द्विभाजन अनुपात बनाया गया था, धारा लंबाई अनुपात बनाया गया था, बट वेशन दीर्घता अनुपात नहीं बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा गया है कि रास्टर मॉडल किस कारण से अधिक लाभदायक होता है? तो ये कौन सा होता है? रास्टर डेटा, है ना, डेटा का टाइप वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा। तो यहाँ पर रास्टर डेटा के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका आंसर होगा उपग्रह छवियों के साथ संगत, क्या उपग्रह छवियों के साथ संगत होता है। ये राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है? पहला कथन बोल रहा है कि टी टेस्ट एक परिकल्पना परीक्षण है जिसका उपयोग दो जनसंख्याओं के औसत की तुलना के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सही बात है, किया जाता है। अनोवा एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग दो से अधिक जनसंख्याओं की तुलना के लिए किया जाता है। ये भी सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है ना, दोनों ए और दो सही है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140वां क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग विधि साधारण रैंडम सैंपलिंग विधि से किस तरह अलग है? तो किस तरीके से अलग है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसे स्थानिक गुणसूत्रों पर आधारित परस्पर विशिष्ट समूह में विभाजित किया जाता है। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
141वां क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है कि भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए भारत का मैं बनाऊं साउथ प्रायद्वीप का, तो है ना, तो आपका ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट होगा, ये पूर्वी घाट। तो यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपको मैप में देखना है, एटलस में जाके इंडियन फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी को देखिए, वहाँ पर आप इसको देखिए, लोकेशन देखिए, सभी जितने भी साउथ की नॉर्थ की माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, इनके बारे में विशेष जानकारी रखिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 142वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित नदियों के मध्य है। तो कुमायूं हिमालय जो है प्रदेशीय विभाजन जो हुआ है हिमालयों का, तो इसमें देखिए ये सतलज और काली नदी के मध्य है ना। ओके, तो कभी हम जब बताएंगे तो आगे भी हैं आपका तीस्ता, असम हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, ये सभी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 143वां जो मतलब 143 क्वेश्चन नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। कितना है? 943। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 144वां कितना क्या कर रहा है, किस कृषि जलवायु प्रदेश में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि न्यूनतम है कह रहा है। क्या है न्यूनतम है? तो ये आपका निचला गंगा मैदान होगा। क्या? निचला गंगा, मतलब कि प्रति पूछा गया है, प्रति व्यक्ति पूछा गया है ना, पर पर्सन के पास खेती कितनी है। हाँ, ये नहीं पूछा गया है कि मतलब उत्पादक न्यूनतम पूछा गया। प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि न्यूनतम है, प्रति व्यक्ति की बात हुई, हर व्यक्ति। तो निचला गंगा मैदान इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145वां रेगुर संदर्भित करता है। अब जानते हैं रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है ना, और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, है ना। बेसाल्ट रॉक से ये इसका निर्माण होता है ना, तरारी उद्भेदन से बेसाल्ट रॉक्स बनी, तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। तो आपको सहायक नदियां भी पढ़नी है, नर्मदा की किसकी है, साबरमती नदी किसकी सहायक नदियां क्या हैं, तो ये भी आपको पढ़ते चलना है। चलिए राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सीसम जस्ता के भंडारण एवं उत्पादन में कौन से राज्य का एकाधिकार है? तो वो है आपका पहला राजस्थान। क्या है? ए नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। चलिए 148 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैंग्रोव, ओके, मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है ना। मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र, वन भी बोलते हैं इनको। तो ये कितना है? 0.15। और सबसे जाते हैं आपके सुंदरबन, जो मैंग्रोव जो है वन कहाँ पाए जाते हैं ना, डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 149 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा एक जलीय भाग अंडमान निकोबार को अलग करता है। मतलब कौन सा एक जलीय भाग है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। हमें पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, कौन सा, बंगाल की खाड़ी के पास। तो कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ये अक्षांश रेखा होती है, इसको चैनल कहा गया क्योंकि भूखंड को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 डिग्री। ये भी फैक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन नंबर देखिए कि मोनेक्स मानसून परीक्षण किस वर्ष आयोजित किया था। तो कब किया था? देखिए 1979। डी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको अच्छा वीडियो हमारा लगता है और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सजेशन भी दें अगर कोई कमी है कि मैम, और अगर और ऐसे आप PYQs सेट एग्जाम, नेट के और सेट के PYQs आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।